नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर कई परिवारों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और इसकी धारा 144 के तहत मिलने वाला भरण पोषण, जिसे अंग्रेजी में मेंटेनेंस कहते हैं। ये वो नया कानून है जिसने पुरानी सीआरपीसी की जगह ली है। तो भरण पोषण के जो प्रावधान है इसमें, उन्हें समझना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे पास इस विषय पर एक काफी विस्तृत विश्लेषण है जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि कानूनी तौर पर कौन कौन अपने जीवन यापन के लिए दूसरों से मदद पाने का हकदार है। क्या ये सिर्फ पत्नी का अधिकार है या बच्चे और माता पिता भी इसमें शामिल हैं, और वह किन हालात में ये अधिकार मिलता है। चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों को समझते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम भरण पोषण या मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। हाँ, ये बताइए। देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है किसी आश्रित व्यक्ति जैसे पत्नी, बच्चे या माता पिता को जीवन जीने के लिए जरूरी आर्थिक सहायता मिलना। अच्छा। खासकर तब जब वो खुद अपना गुजारा करने में सक्षम ना हों। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है ना, इसमें रोजमर्रा की जरूरतें भी शामिल होंगी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कानून इसे सिर्फ गुजारा भत्ता नहीं मानता। इसमें भोजन, कपड़े, रहने की जगह यानी मकान, हाँ जी। इलाज का खर्च और अगर बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्च भी शामिल है। ये सब बुनियादी मानवीय जरूरतें हैं। तो इसका मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं बल्कि कुछ और भी है शायद। सही कहा आपने। कानून का उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसा कि विधि आयोग की रिपोर्ट्स और अदालती फैसलों में भी कहा गया है, जैसे रमेश चंद्र कौशल मामले में। हाँ जी। इसका असली मकसद है लोगों की बुनियादी मानवीय गरिमा को बनाए रखना, उन्हें समाज में बेसहारा होने से बचाना। अच्छा। ताकि वे मजबूरी में अपराध या भीख मांगने जैसे रास्तों पर न चलें। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा कवच है। ये तो बहुत अहम बात है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इस सुरक्षा कवच यानी बीएनएसएस की धारा 144 के तहत कौन कौन दावा कर सकता है, कौन हकदार है? मुख्य तौर पे 3 श्रेणियां हैं इसमें: पत्नी, बच्चे और माता पिता। अच्छा। और हर एक के लिए कुछ खास शर्तें हैं, कुछ कानूनी व्याख्याएं हैं जिन्हें अदालतों ने भी समय समय पर साफ किया है। पत्नी के अधिकार को लेकर अक्सर सबसे ज्यादा सवाल होते हैं। इसमें क्या प्रावधान है, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, कानून कहता है कि कोई भी पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है वो अपने पति से इसका दावा कर सकती है। और इसमें ये जरूरी बात है, इसमें वो तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है जिसने दोबारा शादी नहीं की है। अच्छा। ये बात वो जो ऐतिहासिक शाहबानो बेगम मामला था 1985 का, उसमें बहुत मजबूती से स्थापित हुई थी। हाँ, सुना है उसके बारे में। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तलाक आपसी सहमति से हुआ या पति ने छोड़ दिया, मतलब डिजर्शन हुआ। अगर वो पत्नी दोबारा शादी नहीं करती और खुद कमाने में सक्षम नहीं है तो उसका हक बना रहता है। लेकिन एक सवाल और है, क्या ये हक सिर्फ कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी को ही मिलता है? मान लीजिए किसी की दूसरी पत्नी है या शादी ही कानूनी तौर पर मान्य नहीं है, तो वो यमुना बाई बनाम अनंतराव जैसे मामले शायद इसी ओर इशारा करते हैं। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। पारंपरिक रूप से कानून वैध विवाह को ही मान्यता देता आया है, तो दूसरी पत्नी या अमान्य विवाह की स्थिति में सामान्यतः यह अधिकार नहीं मिलता। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं प्रगतिशील बदलाव आया है, जिसका जिक्र चांदमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार मामले में मिलता है। अच्छा, वो क्या है? उसमें अदालतों ने बदलते सामाजिक सच को स्वीकार करते हुए ये माना है कि अगर कोई जोड़ा लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहा है, मतलब लिव इन जैसे रिश्ते। हाँ बिल्कुल, भले ही उनकी कानूनी शादी ना हुई हो, जिसे डी फैक्टो रिलेशन या वास्तविक सहजीवन कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी महिला भरण पोषण का दावा कर सकती है। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब कानून अब रिश्ते की औपचारिकता से ज्यादा उसकी वास्तविकता पर ध्यान दे रहा है। ये निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था है? बच्चों के मामले में कानून काफी उदार है। कोई भी नाबालिग बच्चा, मतलब जो वयस्क नहीं हुआ है, वो भरण पोषण का हकदार है अगर वो खुद अपना गुजारा नहीं कर सकता। और इसमें यह भी मायने नहीं रखता कि बच्चा वैध संतान है या अवैध, या उसके माता पिता विवाहित हैं या नहीं। ये कानून की एक तरह से समावेशी सोच को दिखाता है। और अगर बच्चा बालिग यानी वयस्क हो गया हो तो क्या तब भी उसे ये अधिकार मिल सकता है? सामान्य तौर पर वयस्क होने के बाद ये अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो अब खुद कमा सकता है। सही है। लेकिन इसका एक अपवाद है। अगर वयस्क बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता या मान लीजिए कोई गंभीर चोट है, उसके कारण अपना भरण पोषण करने में बिल्कुल असमर्थ है, तो वो दावा कर सकता है। अच्छा।
और ये जो बच्चे शब्द है, इसमें कौन कौन शामिल हैं? क्या गोद लिए हुए या सौतेले बच्चे भी? हाँ हाँ, कानून बच्चे शब्द को काफी व्यापक रूप में देखता है। इसमें प्राकृतिक संतान तो हैं ही, गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल हैं और सौतेले बच्चे भी। अच्छा। यहाँ तक कि कुछ मामलों में, जैसे वो अहिल्या बरिहा बनाम छेलिया प्रधान मामले में जो सिद्धांत सामने आया, उसके अनुसार लेस्बियन संबंधों से पैदा हुए बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। बस शर्त यह है कि पितृत्व या मातृत्व साबित किया जा सके। हमारे विश्लेषण में एक और खास स्थिति का जिक्र है, नाबालिग विवाहित लड़की के बारे में। वो क्या है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सुरक्षा उपाय है। सोचिए, अगर किसी नाबालिग लड़की की शादी हो जाती है और उसका पति भी शायद नाबालिग है या किसी और वजह से उसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। हाँ, ये तो मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल। तो वो लड़की कहाँ जाएगी? ऐसे में कानून उसे ये अधिकार देता है कि वो वयस्क होने तक अपने पिता से भरण पोषण मांग सकती है। ये उसे बेसहारा होने से बचाता है। ये वाकई बहुत जरूरी प्रावधान लगता है। अब आते हैं तीसरी श्रेणी पर, माता पिता। क्या वो भी अपनी संतान से भरण पोषण मांग सकते हैं? बिल्कुल। अगर माता या पिता या दोनों ही अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं तो वे अपनी संतान से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो विजया मनोहर अर्बत जैसे मामलों से साफ हुई है, वो ये कि ये जिम्मेदारी सिर्फ बेटे की नहीं, बेटी की भी है, अगर वो कमाने में सक्षम है। अच्छा, बेटी की भी जिम्मेदारी है? हाँ जी। और इसमें गोद लेने वाले माता पिता भी शामिल हैं। उन्हें भी जैविक माता पिता की तरह ही अधिकार है। सौतेली माँ के बारे में क्या स्थिति है? क्या वो भी अपने सौतेले बच्चों से मांग सकती हैं? सौतेली माँ के मामले में स्थिति थोड़ी अलग है। कानून, जैसा कि कीर्तिकांत वडोदरियो मामले में व्याख्या की गई है, वो ये कहता है कि सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चे से भरण पोषण का दावा केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही कर सकती है। क्या है वो परिस्थितियाँ? पहला, अगर वो विधवा है। दूसरा, अगर उनका पति यानी बच्चे का जैविक पिता जीवित तो है लेकिन भरण पोषण करने में असमर्थ है। अच्छा। और तीसरा, सौतेली माँ के पास खुद का कोई पर्याप्त साधन नहीं होना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तभी वो दावा कर सकती हैं। ठीक है, तो अब ये काफी हद तक साफ हो गया कि कौन कौन दावा कर सकता है। पत्नी, जिसमें कुछ शर्तों के साथ लिव इन पार्टनर भी आ सकती हैं, बच्चे नाबालिग और कुछ मामलों में वयस्क भी, और माता पिता जैविक, गोद लिए हुए और कुछ शर्तों के साथ सौतेले भी। जी। लेकिन सिर्फ योग्य होना ही काफी नहीं है शायद। दावा करने के लिए कुछ आधार भी तो होने चाहिए। किन वजहों से ये दावा मजबूत होता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ रिश्ते का होना काफी नहीं है। दावा सफल होने के लिए कुछ मुख्य आधारों का होना जरूरी है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण आधार है उपेक्षा या इनकार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं निग्लेक्ट और रिफ्यूजल। इसका मतलब क्या हुआ? क्या पति या संतान का साफ मना करना जरूरी है? मैं पैसे नहीं दूंगा, ऐसा कहना? जरूरी नहीं कि वो मुंह से ना कहें। उपेक्षा या इनकार का मतलब है कि जिस व्यक्ति पर भरण पोषण की जिम्मेदारी है, हाँ, रिस्पोंडेंट। हाँ, जो रिस्पोंडेंट है, वो या तो जानबूझकर देखभाल नहीं कर रहा है या मदद करने से बच रहा है। ये व्यवहार से भी जाहिर हो सकता है। कैसे? जैसे जरूरतों को नजरअंदाज करना, क्रूरता करना, घर से निकाल देना या बात ही ना करना। ईश्वर बनाम सोमा देवी जैसे मामलों में ये कहा गया है कि ये इनकार बिना मांगे भी हो सकता है अगर हालात ऐसे हैं कि साफ पता चल रहा है कि जिम्मेदार व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। दूसरा अहम आधार है पर्याप्त साधन, यानी सफिशिएंट मीन्स। अच्छा, मतलब जिससे भरण पोषण मांगा जा रहा है उसके पास आश्रितों का पालन पोषण करने लायक साधन होने चाहिए। साधन मतलब सिर्फ सैलरी? नहीं, यहाँ साधन का मतलब सिर्फ तनख्वाह या बैंक बैलेंस नहीं है। चंदर प्रकाश बनाम शीला रानी जैसे मामलों में ये साफ किया गया है कि इसमें जमीन जायदाद, कोई भी नियमित आय या यहाँ तक कि स्वस्थ शरीर और कमाने की क्षमता भी शामिल है। अच्छा, कमाने की क्षमता भी? हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद ही बहुत गरीब है, बीमार है या कमाने लायक ही नहीं है तो जाहिर है अदालत इस पर ये बोझ नहीं डाल सकती। और तीसरा आधार शायद ये होगा कि जो दावा कर रहा है वो खुद अपना गुजारा ना कर पा रहा हो। बिल्कुल, इसे निर्भरता या असमर्थता कहते हैं, डिपेंडेंसी या इनकैपेसिटी। दावा करने वाला व्यक्ति, चाहे वो पत्नी हो, बच्चा हो या माता पिता, उसका खुद कमाने और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होना जरूरी है। ये इस कानून की बुनियाद है। लेकिन मान लीजिए कोई पत्नी पढ़ी लिखी है, थ्योरेटिकली कमा सकती है, पर अभी कमा नहीं रही, क्या उसे कुछ नहीं मिलेगा? ये एक अच्छा सवाल है और इस पर अदालतों ने विचार किया है। अब्दुल मुआफ बनाम सलीमा जैसे मामलों में ये सामने आया।
कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना या कमाने की क्षमता रखना ही काफी नहीं है। अदालतें वास्तविक स्थिति देखती हैं। हो सकता है उसे तुरंत नौकरी ना मिले या घर की जिम्मेदारियां हों। ऐसी स्थिति में अदालत उसे भरण पोषण से पूरी तरह वंचित नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ, मिलने वाली रकम शायद कम हो सकती है, लेकिन शून्य नहीं होगी जब तक कि वो सचमुच पर्याप्त कमाई ना करने लगे। एक और आधार का जिक्र था लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी। ये क्या है? ये कैसे लागू होता है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रंजीत कौर बनाम पविंदर सिंह जैसे मामलों से ये बात सामने आई है कि भरण पोषण का अधिकार सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये समाज व्यवस्था से जुड़ा है, मतलब लोक नीति का हिस्सा है। अच्छा। इसका उद्देश्य है लोगों को बेसहारा होने से बचाना। इसलिए मान लीजिए कि तलाक के समय किसी समझौते में पत्नी ने लिख दिया कि वो भविष्य में कभी भरण पोषण नहीं मांगेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन बाद में उसकी हालत खराब हो जाती है, वो सचमुच बेसहारा हो जाती है और पूर्व पति उसकी उपेक्षा करता है। ऐसी स्थिति में उस समझौते के बावजूद अदालत लोक नीति के आधार पर उसे भरण पोषण दिलवा सकती है। मतलब समझौता होने के बाद भी? हाँ, क्योंकि ऐसा समझौता जो किसी को बेसहारा बना दे वो लोक नीति के विरुद्ध माना जा सकता है। ये तो वाकई कानून का एक मानवीय चेहरा दिखाता है कि निजी समझौतों से ऊपर भी सामाजिक जिम्मेदारी है। तो ये तो हो गए दावा करने के आधार, लेकिन क्या ऐसी भी स्थितियां हैं जब ये अधिकार मिलता ही नहीं, कुछ सीमाएं या अयोग्यताएं भी होंगी? हाँ, बिल्कुल। कानून कुछ ऐसी स्थितियां भी बताता है जहां भरण पोषण का अधिकार नहीं मिलता या खत्म हो जाता है। सबसे प्रमुख है अगर पत्नी व्यभिचार यानी अडल्ट्री में रह रही है। अच्छा। मतलब वो पति से अलग किसी और पुरुष के साथ विवाहेतर संबंध में लगातार रह रही है। किस्ता बनाम अमृताम्बल जैसे मामलों में यही व्यवस्था दी गई है। हालांकि यहाँ ये साबित करना होता है कि वो लगातार ऐसे संबंध में रह रही है, कोई एक आध घटना शायद काफी ना हो। और अगर पत्नी बिना किसी जायज वजह के पति के साथ रहने से मना कर दे तो? हाँ, ये भी एक आधार है। अगर पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के, जैसे पति की क्रूरता या कोई और जायज वजह के बिना, अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर अलग रहती है और साथ रहने से इनकार करती है, तो वो भरण पोषण का अधिकार खो सकती है। कानून ये उम्मीद करता है कि जब तक साथ रहना सुरक्षित और संभव है, वे साथ रहें। इसी तरह अगर पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, तो सामान्यतः पत्नी भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। अच्छा, म्यूचुअल कंसेंट से। हाँ, दोनों ने मिलकर फैसला किया है अलग रहने का, तो एक दूसरे की आर्थिक जिम्मेदारी भी सामान्यतः नहीं बनती। लेकिन यहाँ भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये नियम तलाकशुदा पत्नी या बच्चों के भरण पोषण पर लागू नहीं होता। उनका अधिकार अलग रहने के आपसी समझौते से प्रभावित नहीं होता। और अगर शादी ही अमान्य हो तो? जैसे किसी ने धोखे से या कानून के विरुद्ध शादी कर ली हो? सही। अगर शादी शुरू से ही कानून की नज़र में शून्य या अमान्य थी, वॉइड या अनिल्ड जिसे कहते हैं, जैसे कि निषिद्ध रिश्तों में शादी हो गई या किसी एक का पहले से जीवन साथी मौजूद था, हाँ, तो ऐसी शादी के आधार पर पत्नी के तौर पर भरण पोषण का दावा नहीं किया जा सकता। कृष्ण गोपाल बनाम उषा रानी मामले का यही निष्कर्ष था। हालांकि जैसा हमने पहले शानमुनिया मामले के संदर्भ में देखा, लंबे समय तक साथ रहने को अब अदालतें अलग नजरिए से भी देख रही हैं, जो इस स्थिति को थोड़ा जटिल बनाता है। एक और व्यावहारिक सवाल मन में आता है। मान लीजिए किसी महिला को उसके भाई या किसी दोस्त ने कभी कभार थोड़ी आर्थिक मदद कर दी, क्या इससे उसका पति से भरण पोषण लेने का कानूनी हक खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रायबरी बेहरा जैसे मामलों में यह साफ किया गया है कि किसी रिश्तेदार या दोस्त से मिली कभी कभार की मदद या सहानुभूति भरण पोषण के कानूनी अधिकार को खत्म नहीं करती। अच्छा। ये अधिकार पति या जिम्मेदार व्यक्ति का कानूनी दायित्व है। ये किसी भी दया या दान पर निर्भर नहीं करता। ये सब जानना मापी ज़रूरी है। अंत में ये भी समझना चाहेंगे कि अदालतें इन मामलों को कैसे हैंडल करती हैं। क्या कोई खास प्रक्रिया है? हाँ, प्रक्रिया के बारे में जानना भी महत्वपूर्ण है। धारा 144 के तहत जो भरण पोषण के आदेश दिए जाते हैं, वे मूल रूप से त्वरित यानी फौरी राहत के तौर पर होते हैं, अर्जेंट एंड समरी रिलीफ। अच्छा, फौरी राहत। हाँ, इनका मकसद जरूरतमंद को जल्दी मदद पहुंचाना होता है। ये कोई शादी या पारिवारिक स्थिति से जुड़े सभी जटिल नागरिक अधिकारों का अंतिम फैसला नहीं होते। द्वारका प्रसाद सतपथी मामले में यही बात कही गई थी। ये आदेश परिस्थितियों के बदलने पर बदले भी जा सकते हैं। मतलब अदालतें लंबी चौड़ी सुनवाई के बजाय जल्दी फैसला करने पर जोर देती हैं। बिल्कुल। इन मामलों में सबूत का स्तर, जिसे स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कहते हैं, वो भी उतना कठोर नहीं होता जितना किसी गंभीर आपराधिक मामले में होता है। देवनारायण हल्दर बनाम अनुश्री हल्दर मामले में भी यही कहा गया कि अदालतें उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जल्दी फैसला लेती हैं,
कई बार तो प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर ही अंतरिम भरण पोषण यानी इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दे दिया जाता है। अच्छा, ताकि तुरंत मदद मिल सके। हाँ, ताकि मुख्य मामला चलते रहने के दौरान जरूरतमंद को परेशानी न हो। लक्ष्य स्पष्ट है, तत्काल राहत। तो कुल मिला के आज की बातचीत से ये साफ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है, बल्कि ये समाज के एक बड़े वर्ग, पत्नियों, बच्चों और माता-पिता को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। ये उनके सम्मान से जीने के अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़ा है। निश्चित रूप से ये कानून समाज के कमजोर सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करता है, उन्हें बेसहारा होने की कगार से बचाता है। जैसा कि हमने विभिन्न केस कानूनों और विधि आयोग की सिफारिशों के जरिए देखा, इसका उद्देश्य केवल गुजारा चलाना नहीं बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करना है। यहाँ एक विचारणीय बात जरूर उभरती है। जैसा हमने चांदमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार मामले में देखा कि अदालतें अब लंबे समय के लिव इन संबंधों को भी कानूनी दायरे में ला रही हैं, खासकर भरण पोषण के लिए। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इसका परिवार की पारंपरिक परिभाषा और उससे जुड़ी वित्तीय जिम्मेदारियों पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। कानून लगातार बदलती सामाजिक हकीकतों के साथ कैसे कदम मिलाएगा और आने वाले समय में आश्रित और जिम्मेदार की कानूनी परिभाषाएं कैसे और विकसित हो सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कानून के सामाजिक पहलू पर सोचने को मजबूर करता है।